ऐसी खोज जिसे 26 साल तक अपनाया नहीं गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल के प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के बारे में। तो आज हम प्रकाश के तीसरे सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन के लिए पिछली कक्षाओं में हमने प्रकाश के कणिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा तथा प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ा। कणिका सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया था तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। उसमें हमने देखा कि किस तरह न्यूटन ने प्रकाश को एक कण की तरह माना तथा उन्होंने प्रकाश के परावर्तन और सरल रेखा में गति की व्याख्या कर दी गई। उसमें कुछ दोष पाए गए, जिस दोष को हाइगेन ने पूरा किया तथा हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति को एक तरंग की तरह मानकर उसमें प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन आदि घटनाओं की व्याख्या कर दी गई। तो आज हम प्रकाश के तीसरे सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि क्या है प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की पहली बात यह है कि यह 1665 में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत में मैक्सवेल ने आगे बताया कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। आगे मैक्सवेल ने बताया कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी मैक्सवेल एक प्रकार से कहना चाहते थे कि इथर जैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए या फिर प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए। इसके आगे मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। पीछे वाले सिद्धांत में हाइगेन ने हमने देखा था कि हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति को अनुदैर्ध्य माना था, लेकिन मैक्सवेल ने प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ मानकर इसकी व्याख्या की थी। देखिए, इस सिद्धांत के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सिद्धांत को लगभग 26 साल तक वैज्ञानिकों द्वारा अपनाया नहीं गया था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि मैक्सवेल ने इसका केवल गणितीय विश्लेषण ही प्रस्तुत किया था। केवल और केवल गणितीय विश्लेषण, यानी कि अपने प्रयोगों द्वारा प्रकाश की इस घटना को मैक्सवेल ने व्याख्यायित नहीं किया था। इस कारण इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा मान्य नहीं किया गया। इसके बाद में लगभग 26 सालों बाद एक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक आते हैं जो अपने प्रयोगों में देखते हैं कि वास्तव में जो मैक्सवेल की बात थी वो पूरी तरह सही थी तथा उन्होंने पाया कि मैक्सवेल का सिद्धांत पूरी तरह से सही था। तो इस प्रकार उन्होंने आगे इस सिद्धांत की व्याख्या की। हर्ट्ज ने बाद में इस सिद्धांत पर अपने प्रयोग किए तथा उन्होंने पाया कि वास्तव में प्रकाश तरंगों और रेडियो तरंगों में ज़्यादा अंतर नहीं था, कि प्रकाश तरंगों और रेडियो तरंगों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था, ज़्यादा अंतर नहीं था। इसके बाद में भी इस सिद्धांत पर कई प्रयोग किए गए तथा कई प्रयोगों के बाद में प्रकाश तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग मान लिया गया तथा इस सिद्धांत से प्रकाश की कई घटना की व्याख्या कर दी गई। जैसे
प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या भी प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत या मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत से प्रकाश को तरंग मानकर कर दी गई, जैसे केर प्रभाव की व्याख्या और प्रकाश के जीमेन प्रभाव की व्याख्या। तो ये था प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत जो मैक्सवेल नामक के वैज्ञानिक ने दिया था। मैक्सवेल ने प्रकाश तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे माना था। इसके बाद में उसने बताया कि इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसने प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ प्रकृति माना था। 26 साल तक इस सिद्धांत को अपनाया गया। बाद में हर्ट्ज प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वास्तव में जो मैक्सवेल की बात थी वो सही थी। उन्होंने इसके आगे कई प्रयोग किए तथा इसके बाद में उन्होंने बताया कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो वास्तव में रेडियो तरंगों की भांति व्यवहार करती है। इसके बाद में इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, केर प्रभाव और जीमेन प्रभाव की व्याख्या कर दी गई। तो ये था मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। इसके बाद में हम देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। आइए देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के क्या क्या महत्वपूर्ण गुण है। पहला गुण इसमें यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकाश तरंगों की भांति परावर्तन और अपवर्तन होने का गुण पाया जाता है। दूसरा गुण यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। स्थिर आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यानी हम यह लिख सकते हैं कि ये तरंगें गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, स्थिर आवेश द्वारा इन तरंगों को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, केवल गतिशील आवेश द्वारा। अगला गुण इस तरंगों का यह है कि इन तरंगों की औसत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में सभी भागों में बराबर भागों में संचरित होती है। इन तरंगों की जो औसत ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र में सभी भागों में बराबर रूप से संचरित होती है। अगला गुण यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला गुण विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से ये तरंगे निर्वात में गमन करती हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग बराबर विद्युत क्षेत्र में तरंग का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र में
तरंग का आयाम बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र का वेग मान लो c है और विद्युत क्षेत्र में तरंग का आयाम E मान लो और चुंबकीय क्षेत्र तरंग का आयाम b, तो c = E/b। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग का सूत्र है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का 7वां गुण ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र और इसकी लंबवत दिशा में इस तरंग का वेग होगा। तो इसका आयाम बनाएंगे तो ये है, मान लो ये है इसका विद्युत क्षेत्र का आयाम और ये हो गया इसका विद्युत क्षेत्र, ये इसके लंबवत जिसका चुंबकीय क्षेत्र, और इसे मान सकते हैं हमने तरंग संचरण की दिशा। तो दोस्तों आज हमने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ा और उसके बाद में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के महत्वपूर्ण गुण पढ़े। दोस्तों अगर आपने हमारे लेक्चर को एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।